LGL में आपका स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्हें बस राजनीति की नब्ज पकड़ना पसंद है, उनके लिए ये चर्चा कोई बोरिंग किताबी अध्याय नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक शॉर्टकट होगा उस पूरी मशीनरी को समझने का। और आज की हमारी ये जो डीप डाइव है, ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था के उसी 3D ढांचे को डिकोड करने वाली है। जी, खास तौर पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के काम करने के तरीके को हम समझ। 1999 की बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार, जिसके पास बेहतरीन सेना, परमाणु हथियार और अरबों का खजाना था, वो सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हाँ, वो वाकया तो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल। और वजह क्या थी? सिर्फ एक इंसान का एक वोट। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अक्सर कैबिनेट और मंत्री परिषद को एक ही मान लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, तो अगर हम इस राजनीतिक शब्दावली को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और सरकार की तुलना एक बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनी से करें, तो शायद तस्वीर ज्यादा साफ हो। मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार एक कंपनी है, तो यहाँ बॉस कौन है और कर्मचारी कौन? ये कॉर्पोरेट एनालॉजी ना इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। देखो, अगर सरकार एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, तो प्रधानमंत्री उस कंपनी के CEO हैं। अच्छा, सबसे बड़े बॉस। हाँ, वो व्यक्ति जिसके पास कंपनी की दिशा तय करने का अंतिम अधिकार है। अब किसी भी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए CEO अकेला तो काफी नहीं होता। जाहिर सी बात है। उसे एक मजबूत मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है। तो जो मंत्री शपथ लेते हैं, वो इस कंपनी का अलग अलग स्तर का मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब है कि सारे मंत्रियों का रुतबा एक जैसा नहीं होता? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ मंत्रियों के बयान पर पूरा देश प्रतिक्रिया देता है और कुछ के नाम तक लोगों को पता नहीं होते। बिल्कुल। और यहीं पर कैबिनेट और मंत्री परिषद का फर्क सामने आता है। सबसे ऊपर यानी CEO के ठीक नीचे आते हैं कैबिनेट मंत्री। कॉर्पोरेट की भाषा में समझें तो ये कंपनी के C-सूट अधिकारी हैं। जैसे CFO या CTO होते हैं? एकदम सही। वित्त, रक्षा, गृह और विदेश जैसे सबसे भारी भरकम मंत्रालयों के ये अकेले बॉस होते हैं। पूरी मंत्री परिषद में करीब 70 से 80 मंत्री होते हैं। 70 से 80? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी टीम है। हाँ, लेकिन असली ताकत केवल 15 से 20 शीर्ष मंत्रियों के एक छोटे से इनर सर्कल में होती है, और उसी छोटे ग्रुप को मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 70-80 लोगों की पूरी मंत्री परिषद शायद ही कभी एक साथ मिलती हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। मतलब अगर 80 लोगों को एक कमरे में बैठाकर रोजमर्रा के फैसले लेने को कहा जाए, तो शायद कोई फैसला कभी हो ही ना पाए। वैसी चलती रहेगी। हाँ, वो तो मछली बाजार बन जाएगा। सच में। तो मतलब जब नोटबंदी जैसा कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना होता है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गोपनीय कदम उठाना होता है, तो वो 80 लोगों की भीड़ से सलाह नहीं ली जाती। बिल्कुल नहीं। वो फैसला यही 15-20 लोगों का C-सूट यानी कैबिनेट ले रहा होता है। चपलता और गोपनीयता के लिए इस कोर ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। समझ गई। तो फिर बाकी के मंत्री क्या करते हैं? तो इस C-सूट के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो है राज्य मंत्री, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इन्हें हम इंडिपेंडेंट हेड्स या जनरल मैनेजर समझ सकते हैं। ये ऐसे छोटे डिविजन्स के प्रमुख होते हैं जिन्हें अपना काम खुद संभालना है। अच्छा, तो क्या इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री होता है? नहीं, यही तो बात है। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बैठा होता। ये सीधे CEO यानी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर ये सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो सामान्य राज्य मंत्री होते हैं, क्योंकि नाम में तो उनके भी मंत्री लगाए, उनका क्या काम है? साधारण राज्य मंत्री दरअसल उन बड़े कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं। इन्हें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स मान लीजिए। अब गृह या वित्त जैसे मंत्रालय इतने बड़े होते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री उन्हें अकेला नहीं चला सकता। तो उनकी मदद के लिए ये राज्य मंत्री होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर सबसे निचले स्तर पर आते हैं उप मंत्री, जिन्हें हम डायरेक्टर्स या मिडिल मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यों में मदद करते हैं। ओके, तो जब इन सभी स्तरों को कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सबको मिलाया जाता है, तब जाकर उस पूरी टीम को मंत्री परिषद कहा जाता है। एकदम सही। अब जाकर ये 3D ढांचा दिमाग में एकदम स्पष्ट हुआ है। एक बहुत बड़ी 80 लोगों की टीम है जो मंत्री परिषद है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल उस 15-20 लोगों वाले कैबिनेट के पास है। बिल्कुल। अब ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन कोई भी कंपनी एक रूल बुक या मैनुअल के बिना तो नहीं चल सकती, और इस देश की रूल बुक है भारत का संविधान। हाँ,
सबसे बड़ी रूल बुक। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर किताबों में अनुच्छेद 74, 75 और 78 का जिक्र आता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कागजी नियम असल राजनीति के अखाड़े में कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पढ़ा है कि एक नियम कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उनकी इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास कोई फायरिंग बटन है? मतलब वो जब चाहें किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं? देखिए, यही पर ना संविधान की तकनीकी भाषा और लोकतंत्र की जमीनी हकीकत का अंतर समझना जरूरी है। शुरुआत अनुच्छेद 74 से करते हैं, जो इस पूरे ढांचे की आधारशिला है। जी। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा पेच ये है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। रुकिए, ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, लेकिन वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकते। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यही तो संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। राजशाही और लोकतंत्र में यही तो फर्क है ना। असली शक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं हो सकती जिसे सिर्फ एक पद पर बिठाया गया है। हाँ, ये भी है। शक्ति उस टीम के पास होनी चाहिए जिसे देश की जनता ने सीधे चुनकर भेजा है। इसीलिए राष्ट्रपति एक तरह से रबर स्टैंप नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रहरी हैं, जो चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करते हैं। तो अगर अनुच्छेद 74 पूरी व्यवस्था की नींव है, तो फिर अनुच्छेद 75 क्या है? उसी में तो फायरिंग बटन का जिक्र है ना? हाँ, अनुच्छेद 75 को आप इस सरकार रूपी मशीनरी का इंजन रूम और सीईओ की एचआर पॉलिसी कह सकते हैं। जहां तक राष्ट्रपति की इच्छा की बात है, तो अनुच्छेद 75 में लिखा जरूर है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहेंगे। लेकिन असलियत कुछ और है। बिल्कुल। असल राजनीति में इस राष्ट्रपति की इच्छा का सीधा सा मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा होता है। अच्छा, तो मतलब जब तक सीईओ खुश है, तब तक उस मंत्री की कुर्सी सुरक्षित है? या इसे हटाना है, केवल तभी राष्ट्रपति उस फैसले पर मुहर लगाएंगे। नियुक्ति से लेकर बर्खास्तगी तक सब प्रधानमंत्री के इशारे पर होता है। ये तो प्रधानमंत्री को बहुत पावरफुल बना देता है। हाँ, लेकिन इसी अनुच्छेद 75 में एक और बहुत ही दिलचस्प नियम जोड़ा गया था, जिसने भारतीय राजनीति की दशा बदल दी। वो था 2003 का 91वां संविधान संशोधन। इसने क्या किया था? इसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकती। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार ब्रेक लगाया गया सिस्टम पे। क्योंकि अगर हम 90 के दशक की राजनीति को याद करें, हाँ, तो वो गठबंधनों का दौर था। हाँ, बहुत ही अस्थिर दौर। और छोटी बड़ी पार्टी जो सरकार को समर्थन दे रही होती थी, उसे खुश रखने के लिए मंत्री पद बांटे जाते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे मंत्री पद कोई रेवड़ी हो। 80-90 मंत्रियों की एक फौज खड़ी हो जाती थी, जैसे मीडिया जंबो कैबिनेट कहता था। बिल्कुल। और इन दर्जनों मंत्रियों के बंगले, गाड़ियां, स्टाफ, इन सब का सीधा बोझ तो आम जनता के टैक्स यानी सरकारी खजाने पर ही पड़ता था ना। सही कहा। उस दौर में राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने का यही एक तरीका था। इस 15% के नियम ने खजाने को भी बचाया और सरकार के काम करने के तरीके को ज्यादा फोकस्ड भी बनाया। अब इसी इंजन रूम यानी अनुच्छेद 75 का एक और ऐसा पुर्जा है जो अक्सर मंत्रियों की नींद उड़ाए रखता है। वो क्या है? वो है अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3, जिसे सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसे तो एक नाव की एनोलॉजी से समझना सबसे आसान लगता है कि पूरी की पूरी सरकार एक ही नाव में बैठी है। अगर नाव में एक भी छेद हुआ तो सब एक साथ डूबेंगे। ये नाव वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन इसमें एक और पहलू जुड़ना जरूरी है। ये एक ऐसी नाव है जिसमें कैप्टन के पास तो शायद बचने का रास्ता हो, लेकिन बाकी क्रू के पास कोई पैराशूट नहीं है। मतलब ये कि अगर संसद में किसी एक मंत्री के विभाग की भी घोर निंदा हो जाए या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो सिर्फ उस एक मंत्री की कुर्सी नहीं जाती, प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी मंत्री परिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। बाप रे, ये तो विपक्ष के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र जैसा है। बिल्कुल है। और शायद यही वजह है कि हमने कई बार देखा है कि दो मंत्रियों के बीच अंदर खाने कितनी भी राजनीतिक दुश्मनी हो, जब वो बाहर मीडिया के सामने आते हैं तो उन्हें एक ही सुर में बात करनी पड़ती है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के फैसले की आलोचना नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि अगर एक गिरा तो सब गिरेंगे। कैबिनेट के अंदर बंद कमरों में आप जितनी चाहें बहस कर लें, लेकिन बाहर आने के बाद वो फैसला हर एक मंत्री का फैसला माना जाएगा। ये बहुत ही कड़ा नियम है।
है ना। अब इसी रूल बुक का एक और पन्ना पलटते हैं, अनुच्छेद 75(5), जिसे अक्सर 6 महीने का नियम कहा जाता है। ये नियम कहता है कि कोई भी आम नागरिक या विशेषज्ञ मंत्री बन सकता है, बिना चुनाव लड़े। हाँ, बिना चुनाव लड़े। बस शर्त यह है कि उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। ये नियम तो एक तरह से कंपनी के सीईओ को ये आजादी देता है कि वो बाहर से बेहतरीन टैलेंट या कंसल्टेंट्स को सीधे मैनेजमेंट में ला सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो एस जयशंकर जी है ना। एकदम सही। वो जीवन भर एक राजनयिक रहे, चुनाव की राजनीति से उनका कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन 2019 में उन्हें सीधे देश का विदेश मंत्री बना दिया गया। हाँ, और फिर इसी 6 महीने वाले नियम का पालन करते हुए उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद में लाया गया। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने सिस्टम को कितना लचीला बनाया था। सच में। अच्छा, अब ये अनुच्छेद 78 क्या है? अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को एक ब्रिज या पुल के रूप में स्थापित करता है। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो कैबिनेट के सभी बड़े फैसलों और देश के हालात की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को दें। तो अब तक हमने ये डिकोड कर लिया कि अनुच्छेद 74 एक नींव है, 75 एक शक्तिशाली इंजन है और 78 एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। लेकिन जब हम इन सभी नियमों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। वो क्या? कि इस पूरी मशीनरी में सारी की सारी शक्ति केवल एक कुर्सी में सिमटी हुई है, प्रधानमंत्री की कुर्सी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसे ऐसे देखते हैं, जैसे किसी पुराने किले के दरवाजे पर ईंटों का एक बड़ा सा मेहराब या आर्क बना हो। उस मेहराब के एकदम बीचों बीच एक मुख्य ईंट होती है, जिसे कीस्टोन कहते हैं। जी। बाकी सारी ईंटों का वजन उसी एक कीस्टोन पर टिका होता है। अगर सरकार के उस ढांचे से किसी एक मंत्री की ईंट निकाल ली जाए, यानी वो इस्तीफा दे दें, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस एक जगह खाली होती है जिसे कोई और भर देता है। लेकिन अगर वो कीस्टोन यानी प्रधानमंत्री, हाँ, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें या अचानक उनका निधन हो जाए, तो क्या होगा? तब तो वो पूरा का पूरा मेहराब भरभरा कर गिर जाएगा। मतलब मंत्री परिषद का अपने आप में कोई वजूद ही नहीं है। कैप्टन गया तो पूरी टीम मैदान से बाहर। यही राजनीतिक हकीकत है। प्रधानमंत्री सिर्फ टीम के लीडर नहीं है, वो टीम के अस्तित्व का इकलौता कारण है। उनके बिना सरकार शून्य है। और जब इस सर्वोच्च पद की बात आती है ना, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कुछ ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं जो पहली नजर में थोड़े हैरान करने वाले लगते हैं। जैसे क्या कोई सोच सकता है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु केवल 25 वर्ष तय की गई है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए और लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है। और इतिहास गवाह है कि इसी नियम की वजह से राजीव गांधी बेहद कम उम्र में ही देश के इतने बड़े पद को संभाल पाए थे। बिल्कुल। और राजनीति के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर देखें तो भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 81 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे। एक और दिलचस्प पहलू है जो भारत को अमेरिका जैसे लोकतंत्रों से अलग करता है। टर्म लिमिट्स। हाँ, समय सीमा का ना होना। अमेरिका में तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी लोकप्रियता हासिल कर ले, वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ओबामा हो या बिल क्लिंटन, 8 साल बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। लेकिन भारत के सिस्टम में ऐसा कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि भारत में शक्ति व्यक्ति में नहीं बल्कि लोकसभा के आंकड़ों में निहित है। जब तक किसी नेता के पास लोकसभा में 272 सीटों के बहुमत का जादुई आंकड़ा है, वो 10 साल, 15 साल या कितनी भी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकता है। और उस शुरुआती युग को दर्शाता है जब राजनीति में एक ही पार्टी का भारी दबदबा था। इसमें जैसे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका 16 साल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। और इनके नाम के साथ तो 1946 का वो ऐतिहासिक किस्सा भी जुड़ा है ना। हाँ, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 में से 12 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद पटेल जी ने नाम वापस लिया और नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ये सच में इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर जुलाई में ला से आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन 1965 की युद्ध के दौरान उनका जय जवान जय किसान का नारा तो आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल। और जुलाई का आखिरी अक्षर ई है इंदिरा गांधी के लिए। उनका वो पहला कार्यकाल। हाँ, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के पुराने दिग्गजों, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनको हराया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फिर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर खुद को एक बेहद मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर लिया। तो ये जुलाई वाला युग था,
नेहरू, शास्त्री और इंदिरा, एक पार्टी और कद्दावर नेताओं का युग। आपातकाल के बाद जब पूरे देश में गुस्सा था तो 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मो से मोरारजी देसाई। लेकिन वो जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी अंदरूनी कला का शिकार हो गई। जैसे चौधरी चरण सिंह जी का मामला। हाँ, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। वो देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना ही नहीं किया। मतलब देश का सबसे बड़ा नेता संसद में ही नहीं गया, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। इसके पीछे भी वही गठबंधनों का गणित था। उनकी सरकार जिन सहयोगी दलों के समर्थन से बनी थी, उन्होंने लोकसभा का सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया। तो बहुमत साबित करने से पहले ही? हाँ, बहुमत ना होने के कारण चौधरी चरण सिंह जी को संसद का सामना करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, जो एक बार फिर इंदिरा गांधी के लिए है। 1980 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस ला। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ देश की राजनीति के बुनियादी नियम समझना चाहते हों, ये सीधे सवाल जवाब और फैक्ट्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पहला, चलिए उस रूल बुक पर नजर डालते हैं जो हमारी सरकार का ढांचा तय करती है। नियम कहता है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके हेड होंगे हमारे प्रधानमंत्री। और हां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करते हैं। अब एक दिलचस्प बात, मंत्रियों की टोटल संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब अगर सरकार गिरी तो पूरी टीम बाहर। आपको पता है, कोई भी व्यक्ति बिना सांसद बने अधिकतम सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल है। इसे ऐसे समझिए, संविधान एक गेम की रूल बुक है, मंत्रिपरिषद टीम है, प्रधानमंत्री कैप्टन है और राष्ट्रपति अंपायर। दूसरा, क्या असल राजनीति हमेशा इन रूल्स के हिसाब से सीधी चलती है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव हारने पर कुर्सी छोड़नी पड़ी। गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा गया। अंत में चलिए उम्र और कार्यकाल के कुछ चरम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। एक तरफ राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी तरफ मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में इस पद तक पहुंचे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला कार्यकाल तो मात्र 13 दिन का था। आज का क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत हार जाए तो संवैधानिक रूप से उसके पास कौन सा विकल्प नहीं है? इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा। सवाल आखिर में जहन में छूट जाता है, वो ये है कि इस पूरी बिसात पर असल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो 75 अनुच्छेदों वाली रूल बुक, वो सी सूट में बैठा मंत्री, सरकार का सीईओ, या फिर वो एक आम इंसान जो 5 साल में एक बार पोलिंग बूथ पर जाकर शांति से एक बटन दबाता है और इस पूरी इमारत की बुनियाद तय कर देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।